सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस की एक चादर मौजूद है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनती है। अब ये तो हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती हैं, लेकिन ये हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये ओजोन गैस की लेयर लगातार बनती और टूटती रहती है। अल्ट्रावायलेट रेज के बारे में खास बात ये है कि इन रेज की एनर्जी सूरज की बाकी रेज के मुकाबले ज़्यादा होती है और ये हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती। अब अल्ट्रावायलेट रेज भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली UVA रेज जिनमें एनर्जी कम होती है, दूसरी UVB रेज जिनमें एनर्जी मध्यम होती है और तीसरी UVC रेज जिनमें एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। सूरज से आने वाली लगभग 98% UV रेज को भी रोक पाती है, जबकि 2% UV रेज धरती की सतह तक पहुंचने में कामयाब रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा UVA रेज और कुछ हद तक UVB रेज होती है। इन्हीं रेज की वजह से गर्मियों में हमारी स्किन का कलर डार्क हो जाता है, जिसे हम टैनी कहते हैं। लाइट बहुत ही सूक्ष्म पैकेट्स के रूप में चलती है, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, जो कि UV रेज भी लाइट का ही एक रूप, इसीलिए ये भी फोटॉन्स के रूप में ही चलती है। इन UV फोटॉन्स की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स में कुछ ज़रूरी केमिकल रिएक्शंस को शुरू करते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम अर्थ का लेते हैं। सूरज से आने वाले UVC फोटॉन्स एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देते हैं, जिसके बाद ये ऑक्सीजन एटम्स दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। वहीं हाई एनर्जी UVB फोटोन ओजोन मॉलिक्यूल को दोबारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन एटम में तोड़ देता है, जिसके बाद ये ऑक्सीजन एटम्स दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर फिर से ओजोन बनाते हैं और ये प्रोसेस एटमॉस्फेयर में ऐसे ही दोहराती रहती है। इसीलिए ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर में लगातार बनती और टूटती रहती है। प्राकृतिक रूप से ये बनना और टूटना हमेशा एक संतुलन में रहता है। कुछ इसी प्रकार UV लाइट से प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स को भी बनाने और बिगाड़ने में अहम योगदान निभाती है। जैसे अगला उदाहरण हम मार्स का लेते हैं। मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। जब UV लाइट एक CO2 मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो एक ऑक्सीजन एटम खूब सारी एनर्जी मिलने के बाद CO2 मॉलिक्यूल से बॉन्ड तोड़कर अलग हो जाता है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड बचती है। अब चूँकि इस ऑक्सीजन एटम को एनर्जी मिल गई है और मार्स की ग्रेविटी भी कम है, इसीलिए ऑक्सीजन एटम्स मार्स का एटमॉस्फेयर छोड़कर स्पेस में चले जाते हैं। इसीलिए मार्स लगातार अपना एटमॉस्फेयर खो रहा है। अब मार्स के एटमॉस्फेयर में कुछ वाटर वेपर भी मौजूद। जब UV लाइट एक वाटर वेपर के H2O मॉलिक्यूल पर पड़ती है तो इससे हाइड्रोजन टूटकर स्पेस में चला जाता है। इसीलिए मार्स के एटमॉस्फेयर में पानी भी कम है। अब समझते हैं UV रेज की भूमिका वीनस के एटमॉस्फेयर पर। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि बनती है एक सल्फर और 2 ऑक्सीजन एटम से, वीनस के एटमॉस्फेयर में बड़ी मात्रा में मौजूद। सूरज से आ रहे UV फोटॉन्स जब वीनस के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ मौजूद SO2 मॉलिक्यूल पर पड़ने के बाद उसे SO और एक ऑक्सीजन एटम में तोड़ देते हैं। फिर यही ऑक्सीजन एटम एटमॉस्फेयर में मौजूद दूसरे SO2 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर SO3 बनाता है। जिस तरह अर्थ के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर मौजूद है, ठीक उसी तरह वीनस के एटमॉस्फेयर में भी कुछ वाटर वेपर है। हालांकि वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर अर्थ की तुलना में 100 गुना कम है। उसके बाद ये SO3 मॉलिक्यूल्स वीनस के एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। यही सल्फ्यूरिक एसिड बाद में कंडेंस होकर सल्फ्यूरिक एसिड क्लाउड्स बनाता है, जो कि सूरज की रोशनी को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं।
इसीलिए वीनस आसमान में चांद के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। कुल मिलाकर इस सारी प्रोसेस से वीनस का एटमॉस्फेयर भी गर्म होता है, जिससे एटमॉस्फेयर में गतिविधियाँ तेज हो जाती हैं और एटमॉस्फेयर खुद वीनस से भी तेज घूमने लगता है। इतना तेज कि जहाँ वीनस अपना एक चक्कर 243 अर्थ डेज में पूरा करता है, वहीं एटमॉस्फेयर वीनस का एक चक्कर केवल 4 अर्थ डेज में पूरा कर लेता है। इसी फिनोमेना को हम सुपर रोटेशन कहते हैं। अब सुपर रोटेशन समझना इतना आसान नहीं है और इस पर अभी रिसर्च जारी है, तो इसे हम अपनी अगली वीडियोस के लिए रख सकते हैं। सोलर सिस्टम में सूरज की रेडिएशन का असर बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर यूवी रेडिएशन, जहाँ धरती पर यह है ओजोन लेयर को बचाकर जीवन को सुरक्षित करती है, वहीं मार्स के एटमॉस्फेयर को वीक बनाकर सतह तक पहुंच जाती है, जिससे वहां जीवन की संभावना कम हो जाती है। और वहीं वीनस के एटमॉस्फेयर को तेज, घना और रिफ्लेक्टिव बनाकर एक भयंकर चुनौती बना दे। इस प्रकार इन प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर्स का बनना और उनकी स्थितियां हमें ये समझने में मदद करती है कि कैसे यूवी रेज प्लैनेट्स की लाइफ और एनवायरनमेंट को प्रभावित कर सकती है।